हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में उनका पेपर है, तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैराथन क्लास आज का ये होने वाला है। जो भी स्टूडेंट हिंदी का पेपर 2025 में देने वाले हैं, पूरे बुक का निचोड़ आज के इस वीडियो में कराऊंगा। यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जिससे आपका 100 में से जो 50 नंबर है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये पार्ट 1 का वीडियो है, जिसमें आपका खंड का यानी सेक्शन ए का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा जो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए जो इस बार 12th में है और हिंदी का पेपर या हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पूरे बुक का निचोड़ है स्टूडेंट, तो सभी चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट ही देखने वाले हैं। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा, आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, तो सबसे फर्स्ट में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट में हम बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश आ जाता है, इसके बारे में गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। फिर हम पद्यांश को सॉल्व करेंगे। जीवन परिचय देखेंगे जो कि लेखक का जीवन परिचय है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय। फिर कहानी देखने वाले हैं, जो कि कहानी बहादुर कहानी या हो सकता है पंचलाइट कहानी, दोनों में से किसी एक को देखेंगे। और खंड काव्य को देखेंगे। खंड काव्य त्यागपति भी हो सकता है आपका, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य लगते हैं, तो हम खंड काव्य को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये हमारे कितने टॉपिक हैं स्टूडेंट देख सकते हैं, 7 टॉपिक हैं और सातों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला जो शुरुआत है हम बहुविकल्पीय प्रश्न से ही करते हैं। देखिए क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड के लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, यानी सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हिंदी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर क्लास 12 हिंदी में। 2025 बोर्ड पेपर में 100% आएगा ये सभी क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय का इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस में देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपका जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी सदा सुखलाल हो जाएंगे, या मुंशी इंसा अल्लाह खां, या प्रेमचंद। तो जिन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ाई की होगी और 12th में हैं, उन्होंने अच्छे से कंप्लीट पढ़ाई की होगी, तो इसका आंसर पता होगा। तो पहले का सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां हो जाएगा इसका सही विकल्प। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली गद्य की विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। खड़ी बोली जो गद्य है, इसके विकास के जो प्रारंभिक युग है ये कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, द्विवेदी युग हो जाएगा, छायावादी युग, या भारतेंद्र युग, या छायावादोत्तर युग। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं मालूम है फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोनों इसमें मिक्स हैं, गद्य और पद्य के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में बताया है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास की प्रारंभिक युग कौन सा है, तो वो भारतेंद्र युग हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी थे, यानी तीसरे का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप लोग हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर आई होप बैठे होंगे और सारी वीडियोज की जानकारी को लिख रहे होंगे, क्योंकि हिंदी की तैयारी करना आसान नहीं है। काफ़ी लोग हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब आप हिंदी की व्याकरण वाले टॉपिक पर आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगेंगी। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सारी चीज़ें आसान में कर दूंगा, मुश्किल कोई भी चीज़ें आपको नहीं लगेगी, कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल
नहीं लगेंगे। हम हैं तो फिर किस बात का गम है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखते हैं चौथा नंबर, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। अंधेर नगरी चौपट राजा, आप लोगों ने सुना होगा ना, क्लास 6 या 7 में ये चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, वियोगी हरि हो जाएंगे, या हरिकृष्ण प्रेमी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। अंधेर नगरी के रचनाकार यही हैं। कौन है अंधेर नगरी के रचनाकार भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया। किसने कार्य प्रारंभ किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो जो 5 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्या है? 1903 में सरस्वती जो पत्रिका है इनका संपादन प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर काफ़ी विद्यार्थी को पता होगा। महादेवी वर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं पता है जान जाइए, पेपर में ये आता है। VVI कहना गलत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, धर्मयुग, हंस, या मर्यादा। तो किसकी बात हो रही है? डॉक्टर संपूर्णानंद की बात हो रही है। तो इनमें से मर्यादा इन्हीं की क्या है, एक प्रकार से पत्रिका है। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद की मर्यादा पत्रिका है, जिन्होंने क्या है इनका संपादन किया है इन्होंने। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? किसकी नहीं है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है स्टूडेंट। अब यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी जो हमारे गलत करते, क्या गलत करते मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर वो जल्दबाजी में, क्योंकि पेपर में बताया गया है 15 मिनट पढ़ना, तो वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि लिखा हुआ है तो उसमें फॉलो करना आपको अनिवार्य है। अब देखिए उसमें ये नहीं कि फालतू चीज़ें आप करने बैठ जाइए। फालतू चीज़ें क्या करेंगे, लाइनों से आप डंडी खींचेंगे, ठीक है, नाम एड्रेस ये सब लिखेंगे। तो ये सब कॉपी जो दिया था वो पहले कर लीजिएगा। जब पेपर दिया जाता है तब आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है 3 घंटे का, तो पेपर 15 मिनट आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, फिर 3 घंटे में पेपर सॉल्व कीजिए। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर गलतियाँ कौन सी नहीं करनी है, देखिए कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। काफ़ी स्टूडेंट इस तरह से पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं वाला शब्द को नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में नहीं पढ़ते, लेकिन यही से क्या है गलती उड़ जाती है। तो गलती नहीं करना, जिस तरह से मैंने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है, वो आपका हो जाएगा हिंदी काव्य धारा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैरों में पंख बांधकर रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं? रामवृक्ष बेनीपुर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का रामवृक्ष बेनीपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? किसकी रचना? जैनेन्द्र कुमार की। क्या है? उपन्यास नहीं है। जैसे कि मैंने क्या पढ़ा था शुरुआत में, क्या है जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, ये मैंने पढ़ा था। तो गलतियाँ क्या करते हैं आप लोग, यही करते हैं। फिर मैंने क्या पढ़ा, नहीं है। तो नहीं वाला शब्द को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है इनमें से खा हो जाएगा, वातायन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वातायन, जो कि जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है, बाकी सारा ये इन्हीं का ही उपन्यास है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, संसद से सड़क तक रचना है। संसद से सड़क तक जो रचना है किनका है? मुक्ति बोध की है, धूमिल की है, आज्ञे की है, नागार्जुन की। तो संसद के सड़क तक जो रचना है वो इन्हीं की है, धूमिल के। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, आज्ञे हो जाएंगे, या महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। तो सूरज के 7वां घोड़ा के जो रचना है प्यारे विद्यार्थी, वो धर्मवीर भारती जी हैं।
यानी 12 नंबर का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, हिंदी की प्रथम कवि सरहापा कवि हैं। हिंदी की प्रथम कवि सरहापा कवि कौन से हैं? तो सिद्ध संप्रदाय के हो जाएंगे जो कि सरहापा कवि हैं। तो 13 के आपका गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो सूरदास हो जाएंगे, मीराबाई हो जाएंगी, तुलसीदास जी हो जाएंगे या जायसी हो जाएंगी। क्या पूछा गया इसमें? संगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो आपके जायसी हो जाएंगे। जी हाँ, जायसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन शायद है बहुविकल्पीय का, क्योंकि 10 ही पूछा जाता है तो 10 ही बताना था। रीत के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? रीत काल के किस कवि ने भैया वीर रस की रचना की है? ठीक है, घनानंद हो जाएंगे, भूषण, सेनापति, बिहार। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इनमें से 15 का आपका खा हो जाएगा, भूषण हो जाएंगे, जो कि वीर रस की रचना इन्होंने ही की है, भूषण जी। ठीक है, तो 15 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो हमारा 15 बहुविकल्पीय प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको मैंने बता दिया है। चुका है हमारा क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, यानी हल करने का तरीका मैं बताऊंगा, जिससे जो 10 नंबर है आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को, चलिए हम हल करते हैं, जो कि क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गद्यांश को कैसे हल करा जाता है बोर्ड एग्जाम में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, जो कि चैप्टर का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, भागो और पुरुषार्थ। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको चैप्टर का नाम नहीं पता चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नाम नहीं पता चलेगा। ये देखिए, ये आपका कुछ इस तरह से गद्यांश दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। लिखा होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको निम्नलिखित गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है। ये 5 प्रश्न होते हैं, जैसे देख सकते हैं, अथवा इसमें लगे होते हैं। ठीक है, अथवा लगे होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। एक ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी वही प्रोसेस है, यानी दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, एक गद्यांश को आपको हल करना है। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये मैं आपके समक्ष एक गद्यांश को लेकर आया हूँ। ठीक है, एक गद्यांश को लेकर आया हूँ, जो कि गद्यांश को मैं पढ़कर दिखा देता हूँ कि भाग को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वत्रयामी और सार्वकालिक रूप में हैं, उनका अस्त ही कब है कि वह उदय हों। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए क्या है? सूर्योदय है। इसके लिए क्या है? सूर्योदय है। ऐसा ही मैं मानता हूँ, हमारा मुख सही भाग्य की तरफ ही जाए, इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। ठीक है, हमने गद्यांश को पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पेपर में दिखाया 5 प्रश्न होते हैं, सेम इसके भी कितने 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करा जाता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें पाठ का नाम पता चल गया, भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं पता चलेगा, मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ। तो देखिए अब कैसे हल करेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको स्टूडेंट ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में, जब आप गद्यांश को हल करेंगे। एक ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लैक स्केच। ये आपकी 4 चीज़ें या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? संकेत लिखना है। अब आप लोग सोचेंगे कि संकेत सर क्यों लिख रहे हैं। देखिए संकेत मैंने इसलिए लिखा, लेकिन जैसे कि मैंने पेपर में आपको दिखाया था अथवा लगा था। अब भैया एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश को सॉल्व किया है? देखिए संकेत हमने इसलिए लिख दिया है स्टूडेंट। देखिए कैसे गद्यांश को पहचानना है। आप तो जान जाएंगे कि ये गद्यांश मैंने लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पहचानेगा? देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिए जो आगे का 2 लाइन है, जैसे भाग्य को भी, इसको हमें लिख देना है इस तरह से ब्लैक पेन से। ठीक है, भाग्य को भी। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। फिर डॉट डॉट करते
ठीक है। लास्ट वाला जो 2 वर्ड है, देखिए ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, लास्ट वाला 2 वर्ड हम इसमें लिख देंगे। जैसे क्या है, करना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूँ, करना चाहिए। ठीक है। अब एग्जामिनर पहचान जाएगा कि बच्चे ने पहले या सेकंड वाला किया है। ठीक है। अब ये लिख दिया, अब हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ था ना इस तरह से, इसमें हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, चलिए दिखाता हूँ मैं। देखिए संदर्भ आप लोग ऐसे लिखेगा, यानी संदर्भ में होता क्या है, बेसिकली चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम। तो देखिए ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, पाठ्य पुस्तक के, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक पेन का हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गद्य भाग। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना है, गद्य भाग, इसको क्या कर देंगे, हम इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे, गद्य भाग। ठीक है। इस तरह से लिखा आपने। उसके बाद में क्या लिखेंगे, गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में संकलित संस्कृत की अध्येता, संस्कृत के अध्येता, अब हम लिख देंगे लेखक का नाम, क्या नाम है, जैनेंद्र कुमार। ब्लैक पेन से लिख देंगे जैनेंद्र कुमार। ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया जैनेंद्र कुमार। अब लिखेंगे द्वारा लिखित, चैप्टर का नाम इसके बाद में आ जाएगा, द्वारा लिखित। ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है भैया, भाग्य और पुरुषार्थ। आपको क्या है, पहचान में आना चाहिए स्टूडेंट, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया, फिर आपके लिए जो है गद्यांश को हल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ, इसको क्या कर देंगे, हम इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे। भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक निबंध से अवतरित है, शीर्षक निबंध है, ये निबंध से अवतरित है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संदर्भ को हमने कितने ही प्यार से लिखा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, संस्कृत के अध्येता जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक निबंध से अवतरित है। अब यहाँ पर हमारा 2 नंबर कन्फर्म है, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। उसके बाद में देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है स्टूडेंट, ये देखिए कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ ही जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। अब हमें इसका करना क्या है, बेसिकली इसका हमें करना अर्थ निकालना है कि इसका अर्थ क्या है, लेखक क्या कह रहा है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा अपना ब्लैक पेन उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लैक स्केच से आप लोग कीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने लाइन को पढ़ा है उसका क्या करना है, हमें उसी को हमें उसका अर्थ बताना है। अर्थ कैसे बताएंगे, देखिए जैसे कि जब धरती का रुख घूमकर, मैं लिख देता हूँ, जब धरती का रुख घूमकर सूर्य की ओर हो जाता है, सूर्य
सूर्य की ओर हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, सूर्य की ओर क्या हो जाता है भैया, ये हमारा घूमकर, जो कि धरती का रुख घूमकर सूर्य की ओर हो जाता है। इतना हमने लिख दिया। इसके आगे भी है तो इसको आगे भी आप लोग लिख लीजिएगा जब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। उसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से हम कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे सिंपल सा। ये देखिए, लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है। अब इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, इसी में मिलेगा। देखिए, इसी गद्यांश में मिलेगा। देखिए, लेखक ने जो है भाग्योदय तुलना सूर्योदय से की है। किससे की है भैया, ये देखिए, सूर्योदय से किया है। इसका आंसर मिल गया सिंपल, 2 नंबर इसमें भी मिल गए। यदि सूर्य का उदय नहीं होता है तो हम किसे सूर्योदय मानते हैं। तो देखिए, सूर्य का उदय नहीं होता है तो अपनी जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी की रुख को हम सूर्य का उदय मानते हैं। ठीक है, ये वाला हमने जो रेखांकित अंश में पढ़ा था। आखिरी है, लेखक ने किसी विधाता की दूसरा नाम बताया है। तो आखिरी ने भाग्य की विधाता को, जो कि भाग्य का चैप्टर है आपका ना, चैप्टर का नाम भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि भाग्य का विधाता को ही लेखक ने बताया। तो आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, जो कि उसका आंसर आपको उसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा। बाकी का ये जो 2 क्वेश्चन होता है, यानी आपका रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ, ये दोनों आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखना होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि ये लेखक वाला है। तो ये गद्यांश को हल करने का मैंने तरीका बताया है। संकेत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी का जो 3 क्वेश्चन होता है उसी गद्यांश में मिल जाता है, जिस तरह से मैंने बताया है। आप हल कर लीजिएगा। संदर्भ ऐसा ही आप लोग लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग पूरा कीजिएगा। आप लोग पढ़कर जाइएगा और ऐसे ही हल कीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये गद्यांश हल करने का बेहतरीन तरीका मैंने बताया है। अब चलिए देखते हैं पद्यांश को कैसे हल किया जाता है। क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड के लिए पद्यांश ऐसे हल करूँ, इसमें भी आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जिस तरह से गद्यांश को हल किया था मैंने, अब हम पद्यांश को हल करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मैं दिखा दूं पेपर में आपका, ताकि सारा जो डाउट है वो क्लियर आपका हो जाए। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। 5 प्रश्न आपका होगा, 2 प्रश्न का, यानी एक प्रश्न का 2 नंबर दिया जाएगा, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। इसमें भी आपका कितने 2 पद्यांश दिए जाते हैं, चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे आप सेकंड वाला कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बुक में आप लोग देखिए, इसी के हिसाब से मैं हल करूँगा। ये देखिए, श्रद्धा मनु का आपका एक पद्यांश है कि कौन तुम संस्तुति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर वृषांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामयी सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ठीक है, तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसमें भी 5 प्रश्न है, देख सकते हैं। अब इन्हीं 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इसमें दिया क्या हुआ, देखिए, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। जिस तरह से गद्यांश में हल किया था सेम प्रोसेस यहीं पर है, बस फर्क क्या है, वो लेखक का था, ये कवि वाला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले संकेत, जिस तरह से मैंने गद्यांश में डाला था। ठीक है, संकेत आपको यहाँ पर भी लिखना इंपॉर्टेंट है। संकेत में होता क्या है कि वही होता है, संकेत में होता है कि आपने सेकंड वाला हल किया या फर्स्ट वाला, एग्जामिनर को बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन, जो लास्ट का आपका लास्ट का 2 वर्ड इसको उठा लेंगे, फर्स्ट का 2 वर्ड उठा लेंगे कि कौन तुम, फिर का आलस, इसको हम लिख देंगे। देखिए, कौन तुम, फिर डॉट डॉट कर देंगे। इस तरह से क्या लिखेंगे, का आलस्य। ठीक है, ये हो गया कौन तुम का आलस्य। इस तरह से हमने लिख दिया, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ना था, इस तरह से मैं लिख दूंगा संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखिएगा, बस हमें ये बताना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए देखते हैं, संदर्भ लिखकर मैं दिखा देता हूँ आपको। पद्यांश में अलग होता है तरीका लिखने का संदर्भ, गद्यांश में अलग तरीका होता है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश
श्री, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कवि का नाम, श्री जयशंकर, श्री जयशंकर प्रसाद के, श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, कामायनी महाकाव्य, जो उनके महाकाव्य है ना जयशंकर प्रसाद का कामायनी, कामायनी महाकाव्य से, इस तरह से लिखेंगे महाकाव्य से, महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक की, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग यहाँ पर देखिए काव्य भाग लिख देंगे हम, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु। अब चैप्टर का नाम हमारा आया है, देखिए श्रद्धा मनु। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम आ चुका है आपके समक्ष। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, शीर्षक कविता से उद्धृत है, कविता से क्या है, उद्धृत है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से संदर्भ को लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस तरह से हमने क्या है, लिख दिया है संदर्भ को। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देंगे, क्योंकि 2 नंबर तो हमें मिल गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, देखिए कौन तुम संस्तुति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। हमें इसी की क्या करना है, अर्थ निकालना है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रोसेस सारा सेम ही है, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सिंपल सा हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें जो इसका अर्थ होगा हम लिख देंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु, देखिए श्रद्धा मनु से परिचय पूछ रही है। श्रद्धा मनु से क्या पूछ रही है, परिचय। श्रद्धा मनु उनका परिचय पूछ रही है, ठीक है। अब इसके आगे भी आपको और लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर फुल स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं इतना ही लिखना चाहता हूँ। इसके आगे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में जो 3 क्वेश्चन बचता है, ये देखिए कि उक्त पंक्तियों में किसका परिचय पूछ रही है, तो श्रद्धा मनु का। उसके बाद में देखिए कौन अपनी क्रांति से वीरानों को शोभामयी करना चाहती है, इसके बारे में बताना। प्रभा की धारा अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसके बारे में बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, जैसे कि मैंने आपको गद्यांश में पढ़ाया था। कैसे लिखेंगे आप लोग, फिर इस तरह से लिख देंगे 3रा नंबर क्वेश्चन, फिर इसके आगे आप लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पद्यांश को हल किया जाता है। इसका मैंने संदर्भ भी लिखने का तरीका बता दिया और सेम प्रोसेस वही रहता है। फ़र्क इतना होता है कि वो कवि का होता है, ये लेखक का, मतलब वो लेखक का, ये कवि का, ठीक है।
ये कवि वाला होता है। सेम प्रोसेस सेम उसी तरीके से होता है, उसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या होता है, इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको देना होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा गद्यांश पद्यांश कैसे हल किया जाता है मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, और यदि आपने 2024 का जो हमारा पेपर है हिंदी का नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय, एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट, ये दोनों कक्षाओं में पूछा जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के साथ में क्या होता है, साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है, और इनकी कृतियाँ भी पूछी जाती हैं, इनकी कृतियाँ भी पूछी जाती हैं, तो वो भी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हम सबसे आसान तरीका बताएंगे लिखने का और याद करने का, जिससे आपको जीवन परिचय सबसे आसान भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, जीवन परिचय में आप देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। किसके विद्वान थे, ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत, साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ज्योतिष का क्या किया, एक प्रकार से उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। इसके क्या रहे, सभापति भी रहे। और 19 मई 1979 ईस्वी को रूढ़ता, यहाँ पे देखिए, रोगरता के कारण स्वर्ग विसर्ग, यानी रूढ़ता के कारण क्या है, एक प्रकार से स्वर्ग सिधार इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय तो आपने लिख लिया। सबसे ज़्यादा जो जीवन परिचय में इम्पॉर्टेंट होता है प्यारी स्टूडेंट, वो आपका साहित्यिक परिचय होता है। देखिए, साहित्यिक परिचय क्या होता है, जीवन परिचय क्या होता है, कृतियाँ क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जीवन परिचय आपका तो उनका जीवन यानी बायोग्राफी हो जाता है थोड़ा। साहित्यिक परिचय वो होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, यानी कौन सा काम किया जो इनको याद किया जा रहा है, इनका जीवन परिचय बोर्ड के पेपर में आ रहा है, तो वो साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इनकी कृतियाँ आती है कि भैया इन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ की, कौन कौन सी इनकी रचनाएँ प्रख्यात हैं यानी फैली हुई है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, रचनाओं के बारे में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये काफ़ी प्रचलित एक प्रकार से लेखक हैं। लेखक और कवि का आपका बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो एक प्रकार से पाठ का नाम है 12th में अशोक के फूल, उससे लिया गया एक प्रकार से अशोक का फूल जो चैप्टर है काफ़ी प्रचलित है 12th में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये इनका जीवन है, परिचय है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जब बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर हुआ था, बलिया में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट गौर करेंगे तो जो हमने हाईलाइट किया है, एग्जामिनर यही भी देखता है बोर्ड एग्जाम में, हाईलाइट चीज़ें वो भी ज़्यादा देखता है। तो आप हाईलाइट कर दीजिए जो भी आपको हाईलाइट करने के लायक लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 19 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय, यानी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जीवन परिचय में आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखिए। तो साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, नहीं तो वासुदेव जी का भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो इनका भी मैं जीवन परिचय जल्दी लेकर आऊँगा। और एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो कि 5 आपके सबसे इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, तैयार कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, हमने टॉपिक वाले वीडियो में बना रखा है। तो फिलहाल आप जीवन परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय देखिए क्या है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी
साहित्य के प्रख्यात निबंधकार यानी प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक और अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा यहाँ पर देखिए संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक थे। क्या है? कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि हाई स्कूल में जो उनका बात चैप्टर है काफ़ी फेमस चैप्टर है। तो इसमें देखिए रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। किन पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रहण हैं। क्या है? अग्रहण है। यहाँ पर देखिए द्विवेदी जी की साहित्य सेवा, यहाँ पर देखिए जो हाईलाइट करने के लायक पॉइंट है वो हमने हाईलाइट कर दिया है। डी लिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, किसी मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन से? पद्म भूषण से सम्मानित किए गए और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी ये सम्मानित किए गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका विशिष्ट प्रभाव रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर पर पड़ा। उसके बाद में देख लेते हैं रचनाएं। एक प्रकार से कृतियाँ कह लीजिए या रचनाएं कह लीजिए। देखिए कृतियाँ आपका अलग होता है, रचनाएं अलग होता है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए अशोक का फूल, जैसा कि हमने बताया जो चैप्टर है आपका अशोक के फूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे लिया गया आपका है ये निबंध। फिर कुटज भी काफ़ी फेमस है। विचार प्रवाह, कौन सा है? विचार प्रवाह, ये भी काफ़ी फेमस है। विचार और वितर्क, ये भी फेमस है। आलोक पर्व, कल्पता और ललित निबंध संग्रहित हैं। कल्पता और ललित निबंध क्या है? संग्रहित हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि इस तरह से पूछा जाएगा कि कुटज के रचनाकार कौन है, बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। दूसरा है आलोचना साहित्य। इसमें है सूर्यदास, कालिदास की ललित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। क्या है? व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। उपन्यास में देखिए कौन कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अनामदास का पोथा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से उपन्यास है। जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएगा तो उनमें से अनामदास का पोथा पर टिक लगाइएगा। उसके बाद में देखिए अब अनुदूतित रचनाएं देख लेते हैं। जो अनुदूतित हैं यानी अन्य रचनाएं, देखिए प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, फिर प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये अनुदूतित एक प्रकार से रचनाएं हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। बोर्ड पेपर में जब पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आप लोग इसका एक प्रकार से अर्थ लिखिएगा, इसकी रचनाएं लिखिएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो साहित्यिक परिचय होता है। तो साहित्यिक परिचय के साथ में आप थोड़ा सा ऐसे ही जीवन परिचय लिखिएगा जो कि हमने बताया है। तो इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं के बारे में बताएंगे, जो कि बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय, जिससे जो आपका 5 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। ये जीवन परिचय आपको पसंद आएगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आइएगा जीवन परिचय। देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने का कई सारे तरीका है, लेकिन इसमें सबसे बेसिक तरीका हमने बताया है जो हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। देखिए महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। भागलपुर में एक प्रधानाचार्य थे। इनकी माता
महादेवी वर्मा जी की माता का नाम हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। क्या थी? परम धार्मिक, यानी गीता का पाठ पढ़ती थी, रामायण और महाभारत जैसे किताबों का पाठ करती थी। तो धार्मिक महिला थी एवं नाना जो है इनके ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा जी एक अच्छे कवि हैं। सेम इसी प्रकार से इनके जो नाना जी हैं वो भी एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह, यानी महादेवी जो वर्मा जी हैं, इनका जो विवाह है 9 वर्ष की अल्प आयु में 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद्र पत्रिका की संपादिका भी रही, यानी जो चांद पत्रिका है कुछ समय तक जो है महादेवी वर्मा जी इस पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर आप लोग समझिए स्टूडेंट, देखिए जीवन परिचय में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं हर एक वीडियोज़ में यही बताता हूँ, जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियोज़ में उनका साहित्यिक परिचय और रचनाएँ। यहाँ पर जैसे महादेवी का पूछ लिया था, 3 आपके दिए होते हैं, 3 आपके जीवन परिचय कवि के दिए होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा या किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जीवन परिचय में आप थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन जरूर लिख दीजिएगा कि इनकी सन कब, यानी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। तो जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में। नाम याद रखिएगा। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, ठीक है, प्रिंसिपल थे। इनकी माता हेमरानी जो कि परम विदुषी धार्मिक महिला थी, एक प्रकार से क्या थी भैया, गीता रामायण का पाठ करती थी। नाना जी भी थे क्या भैया? नाना जी एक अच्छे कवि थे। आप समझ लीजिए। इनकी मृत्यु कब हुई ये आप फोकस कीजिएगा। और जो मैंने बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऐसे लिखना है, जो मैंने की पॉइंट ऐड किए, जैसे कि मैंने ब्लैक कर दिया, जो इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? ब्लैक कर दिया। फर्रुखाबाद, इनके पिता का नाम, इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का क्या नाम था और इनकी मृत्यु कब हुई, ये मैंने क्या कर दिया है? ब्लैक से लिख दिया है, ताकि एग्जामिनर को भी भैया पता लगे कि बच्चे में दम है, उसने अच्छे से लिखा है। अब इनकी साहित्यिक परिचय की ओर बात कर लेते हैं। देखिए साहित्यिक परिचय क्या है। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता, देखिए इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। क्या है? जो श्रेष्ठ इनकी गद्य रचनाएं भी हैं, बहुत सी हैं। तो यहाँ पर देखिए और है। देखिए साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा लिखिएगा, क्योंकि इसमें ही पता चलता है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है साहित्य के क्षेत्र में। देखिए इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या है? सजग किया। किसका? चांद जो पत्रिका है महादेवी वर्मा जी का है, याद रखिएगा। इन्होंने संपादन करके नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या एक प्रकार से सजग किया, उत्तेजित किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। किसको मिला? महादेवी वर्मा जी को। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए जो इनकी रचनाएं हैं यामा पर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में कि यामा पर किसको पुरस्कार मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये इनसे सम्मानित भी की गई हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आप लोगों ने देख लिया किस तरह से था। साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। रचनाएं में है कि महादेवी जी के प्रमुख कृतित्व तो इस प्रकार हैं। सबसे पहला निहार, दूसरा रस्म, तीसरा नीरजा, चौथा सांध्य गीत, पांचवा दीपशिखा और 6 यामा। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? निहार, रस्म, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी अतिरिक्त रचनाओं में हम आ जाते हैं। जो इनकी अतिरिक्त रचनाएं हैं जैसे सांधिनी,
आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्यांश हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। किनकी? महादेवी वर्मा जी की। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए हमने इनकी रचनाएं और इनके साहित्यिक परिचय और इनका जीवन परिचय हमने बता दिया है 80 शब्दों में। देखिए 80 शब्दों में जीवन परिचय एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जीवन परिचय ये हर साल पूछा जाता है। अब ये नहीं कि आप 80 शब्दों में बिल्कुल गिनकर लिखिए, लेकिन जो वीडियो मैंने बनाया है ये जो इस टॉपिक पर जितना मैंने बताया है इतना आप लिख देते हैं, आपका 5 नंबर फिक्स है डियर स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। एक आपके हो गए जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है कवि में। एक महादेवी वर्मा जी का तो मैंने बता ही दिया। एक आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी आ जाते हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ये हो जाते हैं। और एक और आपका आ जाता है, कौन आ जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ये 4-5 जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं कवि के जीवन परिचय में, तो आपका 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। और मैं सभी का वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और देखिए बेहतरीन तरीका हमने बताया, राइटिंग से लिखिए, जो की पॉइंट है वो आप ऐड कर दीजिए, ब्लैक पेन से आप की पॉइंट को यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जीवन परिचय बताया है। तो आई होप कि आज का जीवन परिचय आपको पसंद आया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको ये जीवन परिचय को बताया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ऐसे ही आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा। साहित्यिक परिचय भी देख सकते हैं किस तरह से हमने बताया। वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसा ट्रिक मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पंचलाइट कहानी जो है आप सिर्फ सुनकर, हमारी बातों को सुनकर याद कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीक़ों से। तो ये आज की इस वीडियो में सारांश है। इसके बाद में जो हमारा वीडियो में आएगा उद्देश्य आएगा कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। देखिए कहानी में 3 पात्र हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा किया गया है, गोधन, मुनरी और गुलरी का, कि ये 3 जो कहानी के पात्र हैं इन्हीं के ऊपर ये पूरा पंचलाइट कहानी आधारित है। ठीक है, इनमें जो मुख्य नायक एक प्रकार से हीरो है गोधन है। ठीक है, तो गोधन के बारे में पूरा इसमें बताया गया है। तो देखिए सीधा सीधा पढ़ते हैं और आप क्या है वीडियो को आराम से देखिए और हमारी बातों को समझिए। पंचलाइट जो कि रेणु जी की, फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश का, यानी बिहार का जो एक पिछड़ा गांव है उसमें परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी उसमें क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसको हम पंचलाइट कहते हैं, खरीदा, जिसे वे क्या है पंचलाइट या पंचलैट को क्या है पंचलेट भी कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को, यहाँ पे देखिए, शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, यानी मोटरसाइकिल या 4 चक्का, जिसको हम क्या कहते हैं बड़ी बाइक कहते हैं, या कोई भी सामान टीवी वगैरह या कोई भी कुछ भी ले आता है नया सामान, तो उसका पूजा पाठ किया जाता है। प्रबंध कर ले, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट, यानी जो इसको पंचलाइट कहा जाता है, पंचलाइट जलाएगा कौन? यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को क्या है, एक प्रकार से जो सीधे साधे लोग हैं पेट्रोमैक्स को भी एक प्रकार से जलाना नहीं जानते, पेट्रोमैक्स को भी नहीं जानते, एक प्रकार से जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग इसको पेट्रोमैक्स कहते थे। पंचलाइट यानी लालटेन स्टूडेंट, लालटेन। इस टोली में गोधन, यहाँ पर देखिए हीरो की मैंने बात की थी ना स्टूडेंट, ये गोधन है भैया, ये गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की एक मुनरी नामक, यहाँ पर देखिए ये मुनरी है, यानी ये दोनों प्रेमी हैं। मुनरी नामक एक, यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ,
युवती से प्रेम करता था। यानी भैया ये जो दोनों हैं गोधन और मुनरी एक दूसरे से क्या है प्रेम करते थे, यानी प्यार मोहब्बत। तो युवती से प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। यानी जब भी आप जाएंगे, यानी ये गोधन जाता था रास्ते से तो मुनरी का घर पड़ता था, मुनरी का घर एक प्रकार से पड़ता था। तो वो क्या है, ये गोधन जो है भैया, गोधन ये मुनरी यानी गोधन जो है ये गाना गाते हुए मुनरी के घर के बगल से निकलता था। ठीक है, ये गाना गाकर हुआ प्रेम का एक प्रकार से क्या है, जो सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी, यहाँ पर देखिए मुनरी को पता है, यहाँ पर देखिए मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला देगा। अब देखिए भैया मुनरी की माँ कौन है भैया, गुलरी काकी हैं। ये कौन है, गुलरी काकी। देखिए पंचों ने उसे यहाँ पर देखिए निकालते हैं, इस कारण पंचों ने इसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है भैया कि गोधन जो भैया गोधन है भैया लालटेन यानी पंचलाइट को जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक क्या है पहुँचा देती हैं। यानी भैया जो मुनरी है जो कि प्रेम करती है गोधन से, वो बात क्या है किसके पास, जो कि पंचों के साथ पहुंचा देती है, पंचों के पास बिरादरी में पहुंचा देती है चतुराई से। ठीक है, तो ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। उसके बाद में ये बात क्या पंचों तक पहुंचा देती है। फिर पंच क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, वो पंचलाइट को जला देता है। अरे भैया जो गोधन है ये लालटेन यानी पंचलाइट को जला देता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अपने शब्दों में। निष्कर्ष है कि बोर्ड की पेपर में जब आप लिखिएगा तो इसी तरीके से लिखिएगा जिस तरह से मैंने कॉपी में समझाया है। इसका निष्कर्ष भी लिखना आपको, यानी जो निष्कर्ष है जो कि कंक्लूजन है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। सजीव झांकी क्या है, प्रस्तुत की गई है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गए किताबी भाषा, यानी किताब की तरह आपको बोर्ड की कॉपी में 80 शब्दों में ये होता है। हर साल आने वाला ये टॉपिक है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने शब्दों में। देखिए अपने शब्दों में हम आपको बात करते हैं। देखिए गांव के सीधे साधे लोग क्या करते हैं, रामनवमी के मेले में यानी जो रावण दहन होता है, रावण दहन वाले मेले में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, एक लालटेन खरीद लाते हैं जो कि गांव के पैसे से इकट्ठा एक लालटेन हो जाता है। लालटेन जो है गांव वालों ने देखा नहीं था, यानी जिसको हम पंचलाइट कहते हैं, वो देखा नहीं है। तो गांव के लोग, बूढ़े, जो बच्चे और जो भी होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें एक सरपंच होता है, एक प्रकार से पंच होते हैं। तो सरदार होते हैं, सरदार क्या है अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि भैया क्या है शुभ काम करने को, यानी जो लालटेन है वो जलाने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लें। लेकिन वहाँ पर क्या है, पूजा पाठ हो जाती है। वहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि भैया सीधे साधे जो गांव के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और पंचलाइट को जलाना नहीं जानते हैं। ठीक है, वहीं पर एंट्री हो जाती है मुनरी और गोधन का। ठीक है, गोधन जो है भैया इस कहानी का पात्र है। गोधन मुनरी एक दूसरे से क्या है प्रेम करते हैं और इसी को क्या है, गुलरी जो काकी है, गुलरी इसकी माँ है मुनरी की। तो गुलरी क्या है भैया, गोधन जो है इसके घर के सामने से निकलता है तो क्या करता है, ये इसके घर के सामने से निकलता है तो भैया क्या करता है, सिनेमा का गाना यानी फिल्मी गाना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब भी हम कहीं कुछ करते हैं तो हमारे गुनगुनाते हैं ना गानों से, सेम उसी प्रकार से ये भी भैया इसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता हुआ। गुलरी को पसंद नहीं आता, गुलरी क्या करती है, पंचों से शिकायत कर देती है। फिर पंच क्या करते हैं कि गोधन को बिरादरी से निकाल देते हैं, यानी अपनी जाति से निकाल देते हैं, बिरादरी से निकाल देते हैं। अब क्या है, मुनरी को पता है कि भैया पंचलाइट को गोधन जला सकता है, गोधन जलाना जानता है। तो ये बात चतुराई से क्या है, मुनरी पंचों तक पहुंचा देती है। और पंच क्या करते हैं, गोधन को पुनः बिरादरी में लेते ही जो आपका गोधन है भैया, गोधन पंचलाइट को जला देता है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी के सामने भजन कीर्तन सब करते हैं। और एक लाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है, एक लाइन उद्देश्य वाले में हम बताएंगे वो लाइन क्या है, जो कि उद्देश्य की वीडियो में हम आपको सही से समझाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट कहानी था गोधन वाला और मुनरी वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष यही है कि भैया सीधे साधे लोग क्या है, वाणी को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने प्रस्तुत किया, अच्छे से प्रस्तुत किया है। ये इसका सारांश है। उद्देश्य जब आएगा तो उद्देश्य के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही।